दोस्तों नमस्कार। इससे पहले क्या किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी यह सोचा होगा कि इस देश में राज्यों के भीतर उसकी पार्टी की सरकार बने या ना बने, और अगर नहीं भी बने तो भी राज्य को निर्भर केंद्र सरकार पर होना ही होगा। यानी राज्य को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वहां पर किसी भी नीतियों का ऐलान करने के बाद उसे लागू करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो राज्य सरकार बिना केंद्र की सहायता के कर ही नहीं सकती है। दरअसल फेडरल स्ट्रक्चर इस देश के भीतर में राज्यों को अधिकार देता है और इस देश में राज्यों द्वारा जो भी पैसा केंद्र जमा करता है उसमें उसकी हिस्सेदारी को लौटा देता है। लेकिन एक क्षण के लिए आज की तारीख में आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के इर्द गिर्द खड़े हो जाइए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी नहीं रहती है, यानी केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, एनडीए की सरकार है, लेकिन इन दो राज्यों में एनडीए या बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इन दो राज्यों को चलाने के लिए कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन अगर वह किन्हीं आर्थिक नीतियों को लागू कराना चाहते हैं तो क्या उनके पास पैसा होगा या नहीं होगा। और इस दौर में अगर केंद्र सरकार एक एक करके बहुत तेजी के साथ इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में लग जाए और वो तमाम नीतियों में बनाने में जुट जाए जो अलग अलग मंत्रालय इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए इससे पहले बनाते थे, यानी इस देश में जो भी कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने मंत्रालयों को संभाल रहा है उनके हाथ में कोई लगाम नहीं है। निर्णय पीएमओ के जरिए होगा। वहां बैठी नौकरशाही इस बात को लगातार देखेगी कि आखिर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री की नीतियां कैसे इस देश को चलाने के मद्देनजर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी नकेल कस सकती है या नहीं कस सकती है। तीसरे टर्म में यह सवाल बहुत बड़ा हो चला है। पहले 100 दिनों का खाका जब सरकार ने रखा कि हमने 15 लाख करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं के तहत इस देश में लगा दिए हैं या लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद जानकारी आई कि अगले 100 दिनों को लेकर भी अब अलग अलग मंत्रालयों को कहा गया है कि आप नए नए आइडिया लेकर आइए। उस आइडिया का मतलब यह नहीं है कि आप ही को लागू करना है, लेकिन हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ ऐसा आइडिया तो होना चाहिए कि इस देश का कॉरपोरेट उसमें पैसा लगा दे, और पैसा लगाने की दिशा में केंद्र सरकार मदद करे, राज्य सरकार मदद करे, और वह योजना इस देश के भीतर में चालू हो जाए। और चालू होने के बाद ऐसे नियम कायदे उसको समझौते के तहत रखने की दिशा में बढ़ जाइए जहां पर कोई उसे रोक ना सके। यानी मौजूदा वक्त में अगर मोदी सरकार अलग अलग राज्यों को अपने दायरे में लेकर नीतियों का ऐलान करते चली जाती है और अर्थव्यवस्था राज्यों की उन नीतियों से जुड़ने की जरूरत होती है, कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य तो विरोध कर सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत को लेकर कुछ राज्यों ने विरोध किया कि हेल्थ सर्विस को लेकर, उसमें बंगाल भी था, दिल्ली भी था, पंजाब भी था, केरल भी था शुरू में। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सत्ता है वह तो तुरंत हां कर देंगे क्योंकि दिल्ली से यह नीति बनकर चलकर आई है। तो क्या ऐसी व्यवस्था वाकई हो सकती है या हो रही है या उस दिशा में कदम बढ़ चुके हैं जहां पर केंद्र के हाथों में ही राज्यों की अर्थव्यवस्था की लगाम रहेगी? अगर आप बजट के आंकड़ों को भी परखें तो बजट में हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल बजट में भी जितना पैसा टैक्स के जरिए वसूला जाता है उसमें राज्यों का जो हिस्सेदारी होती है, जो वसूली जाती है, वो तकरीबन 12,47,211 करोड़ है। और राज्यों को जो पैसा लौटाया जाएगा उसमें उसकी संख्या 9,02,45 करोड़ है, जो कि केंद्र द्वारा जो अलग अलग स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी इस पैसे को खर्च होना है, और यह तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन भी है, इसमें मनरेगा भी है, इसमें अमृत और स्मार्ट सिटी भी है, इसमें नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन भी है, नेशनल हेल्थ मिशन भी है, सड़क योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। यह एक सरकार द्वारा बजट में एक जानकारी दी गई। लेकिन अब सवाल उसके आगे का है। जो पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ का जिक्र हुआ और जो आने वाले दिनों में 15 लाख करोड़ का जिक्र करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है,
और इसके ठीक समानांतर जो पूरे 53 करोड़ के जो बैंक अकाउंट इस देश के भीतर खुले हैं, जनधन योजना के साथ साथ जनधन योजना में भी तकरीबन 40 करोड़ लोगों ने खाते खोले। उन खातों के जरिए जो लाभार्थी योजना बनाई गई, उस लाभार्थी योजना में राज्यों का एक योगदान, केंद्र का योगदान, दोनों का योगदान लेकर चलता है। लेकिन उसका सच भी क्या है? क्या वाकई वो चलता है? और जितना पैसा सरकार ने लाभार्थी योजना के तहत खर्च किया, यकीन जानिए आज जो हम आपको जानकारी देंगे उसके बाद आप ये कह सकते हैं तब तो इस देश में कोई गरीब होना नहीं चाहिए, कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। और इस देश के भीतर में विकसित सवाल भी छोटा पड़ जाएगा जितना पैसा सरकार ने लाभार्थी योजना के तहत खर्च किया है। लेकिन आइए जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब बीजेपी शासित राज्य हों या फिर बीजेपी के अध्यक्ष हों, हर कोई जिन बातों का जिक्र करता है पहले उनकी आवाज सुन लीजिए। हर के जहन में विकसित भारत, 21वीं सदी, प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ योजनाओं का पूरा पैमाना। कोई बता रहा है आपको 5 लाख रुपए इसमें योजना मिल जाएंगे, कोई बता रहा है स्वच्छ योजना में भी तकरीबन 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई अलग अलग योजनाएं बता रहा है। पहले इस आवाज को सुन लीजिए। who are covered under आयुष्मान भारत, जो वो 12 करोड़ 37 लाख परिवार जो कवर्ड है, उनके घर में भी 5 लाख रुपीस का टॉप अप मिलेगा। दे विल बी ऑल्सो गिवन 5 लाख रुपीस का कवर, और उनको टॉप अप का कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। और जो बिलो 70 वाले हैं उनका आयुष्मान भारत का 5 लाख का हेल्थ कवर बरकरार रहेगा। जैसे તમારો સ્વભાવ પણ સ્વચ્છતા ગ્રાહી થશે તો જે પ્રમાણેની માન્ય નરેન્દ્રભાઈ સ્વચ્છતા માટેનો જે આગ્રહ રાખે છે, દુરાગ્રહ રાખે છે, એને આપણે પહોંચી વળીશું। मोदी जी के नेतृत्व में देश को महासत्ता बनाने का 140 करोड़ जनता का सपना 100% पूरा होगा। 21वीं सदी भारत की सदी, ऐसा मोदी साहब ने कहा था। हमारा भी यही कहना है कि 21वीं सदी भारत की सदी, क्योंकि देश के कप्तान हैं नरेंद्र मोदी। यहां एक सवाल और अपने जहन में रखिए। इस दौर में जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें जितना पैसा बांटा जा रहा है, यह कहकर बांटा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो कैश आपको दिया जाएगा। वो विकलांग हो, वो बुजुर्ग हो, वह महिलाएं हो, वह बेरोजगार युवा हो, जो भी हो, सभी को पैसा बांटा जाएगा। एक सवाल हर जहन में उठना चाहिए, इतना पैसा इससे पहले सरकार के पास क्यों नहीं था? और था या नहीं था उससे हटकर अब जरा इन परिस्थितियों में आकर खड़े होइए। इस देश के बंदरगाह, इस देश की सड़क, इस देश में रेलगाड़ी, इस देश में एयरपोर्ट, इस देश में इंडस्ट्रियल हब, इस देश के भीतर जो वाटर एयरपोर्ट है, जो प्रधानमंत्री का सूर्य घर बनाने की योजना है, जो किसानों को एमएसपी देने का प्रावधान है, अगर उसके आंकड़े भी परखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। जो बीते 10 बरस में इन क्षेत्रों में पैसा खर्च किया गया और उसके बाद सब कुछ जो कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया, अब पहले 100 दिन और दूसरे 100 दिन इसी अंदाज में रफ्तार आगे बढ़ रही है। और यह इस देश के भीतर अब कम्युनिकेशन सेक्टर, रिटेल सेक्टर, इस देश के भीतर के माइंस का इलाका, इस देश के भीतर में एफसीआई गोडाउन के पैरेलल में जो वेयर हाउसेस अडानीज के क्रिएट किए गए थे, वो हर राज्यों में समझौता होगा। और इसको परखिए, जो पहले 100 दिनों का जो खाका आया उसमें कहा गया कि जितने भी बंदरगाह हैं उस पर और तकरीबन 50,000 करोड़ हम खर्च करेंगे। सारे पोर्ट्स जो हैं वो अडानीज के पास हैं। इस देश के भीतर में जो सड़कें हैं वो सारी सड़कें टोल के आसरे चलती हैं और टोल की कलेक्शन जो है सड़कों के निर्माण से कई गुना ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके दायरे में कई सड़कें वैसी और बनाई जा सकती हो, लेकिन सरकार कहती है रही से लोग बहुत हैं देश में, उनसे पैसा वसूलना होगा। यानी उस सड़कों पर गरीब ना चले, जिनके जेब में पैसा है वो ना चले। और इसी मार्फत तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए जो अब अपग्रेडेशन सड़क का किया जा रहा है,
या फिर जो फास्ट सड़कें बनाने की बात है, जो नए मार्ग बनाने की दिशा में, उसमें तकरीबन 58,000 करोड़। रेलगाड़ी यानी ट्रेन में भी तकरीबन 42,000 करोड़। एक्सीडेंट्स भूल जाइए, अब हाई स्पीड ट्रेन का दौर है। जनता के लिए क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल नहीं है, भूल जाइए। एयरपोर्ट पहले ही सारे सौंपे जा चुके हैं, लगभग 8 एयरपोर्ट और सौंपने की तैयारी है, तो इसमें पैसा आना चाहिए, लेकिन यहां पे 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। जो इंडस्ट्रियल हब बनेगा, जो अलग अलग तकरीबन 1 दर्जन राज्यों को चुना गया, उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। इस देश के भीतर में जो वाटर एयरपोर्ट की सोच है, उसमें भी 42,000 करोड़ रुपए का सरकार बजट बना रही है। प्रधानमंत्री जिस सौर ऊर्जा को सूर्य घर का नाम दे रहे हैं, उसमें भी 16,000 करोड़ का खेल है। एमएसपी में कह रहे हैं 12,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो भी योजनाएं जिन जिन क्षेत्रों को घेरती चली जाएगी, उसमें भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों को अब यह कहा गया है कि आप अपने मंत्रालयों के मार्फत जो भी काम केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कराना चाहते हैं, उसको बताइए, उसको हम कॉरपोरेट या निजी हाथों के हवाले कर देंगे। एक सवाल आपके पहले, इससे पहले जो 2022 तक गूंजा करता था, वो मोनेटाइजेशन का था, 6 लाख करोड़ का था। उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का दौर था, लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्राइवेटाइजेशन का दौर भी चलकर आया, जिसमें इस देश के हर मंत्रालय को कहा गया कि आप अपने अपने इलाके से, अपने अपने दायरे से प्राइवेट हाथों से क्या काम करा सकते हैं, उसको कराने की दिशा में बढ़ जाइए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में नया सवाल जो उभर रहा है कि क्या वाकई ये सब पैसा है या कॉरपोरेट के जरिए एक गिमिक है। गिमिक इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में क्या कुछ आम लोगों को राहत रियायत मिल रही है, इसको अगर आप लाभार्थी से सुनना शुरू करें तो जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस देश के भीतर में लाभार्थी का खेल क्या है, पैसे का पूरा मैनिपुलेशन शेयर बाजार के जरिए कैसा है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट का पूरा मैनिपुलेशन या उनके नेटवर्थ की बढ़ोतरी, इस देश के लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है। सरकार इस तरीके से इस देश की इकोनॉमिक ढांचे को अब रखना चाहती है, जहां पर अभी तक जीएसटी का पैसा मिल जाए राज्य रोना रोते थे, या रोते थे कि हमारे हिस्से का पैसा तो आप हमें दे दीजिए और फेडरल स्ट्रक्चर को मानिए तो सही। अब वो दूर की गोटी है। उसके आगे नई आर्थिक नीति निकल जाए, और चाहे हार हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, या आने वाले वक्त में कहीं भी हार मिले, लेकिन वहां की इकोनॉमी को चलाने की कमान केंद्र के हाथ में होनी चाहिए, तभी तो वो सही मायने में सत्ता चलाएगी। हम आपको कुछ उदाहरण इसलिए देना चाह रहे हैं शुरू में ही, जिससे आप समझ पाए कि इस देश की इकोनॉमी चलती कैसे है। तो पहली बात, इस देश के भीतर में जितने भी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उसके मार्फत कुल लाभार्थियों की तादाद तकरीबन 53 करोड़ 45 लाख है। इसमें जो रकम डाली गई है वो है तकरीबन 2,31,997 करोड़ रुपए, यानी एवरेज निकालिएगा तो प्रति अकाउंट आएगा 4,340 रुपए 45 पैसे। यह एक इस देश का सच है जितने भी अकाउंट हैं। लेकिन इसके भीतर जब आप यह सोचकर घुसिएगा कि जनधन योजना क्यों शुरू की गई थी, तो जनधन योजना का जो पूरा अकाउंट है वो सरकार के हिसाब से 32 करोड़ 41 लाख का है। इसमें जो रकम गई वो 81,200 करोड़ रुपए की गई, यानी प्रति अकाउंट 2,505 रुपया। ये जनरल सिचुएशन है इस देश के भीतर की, जो हम आपको पैसे बतला रहे हैं, 10 बरस के पूरे कच्चे चिट्ठे को आपके सामने रख रहे हैं, और उसके भीतर अलग अलग योजनाओं के जरिए घुसिएगा। मसलन आप कहेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आप सोचिए कि कुल मिला के 13 करोड़ 98 लाख उससे जुड़े हुए लोग हैं, और सरकार ने जितना पैसा दिया वो दिया 388 करोड़ 72 लाख। हर के हिस्से में आया 27 रुपए 80 पैसे।